गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी कॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर के अंतर्गत आज आप पढ़ रहे हैं जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी में मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि लिंग समानता लाने के लिए सरकार ने ढेर सारे प्रयास किए हैं और लिंग समानता को लाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्हीं सुझावों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, अगर लिंग समानता लानी है तो लिंग समानता लाने का सबसे बेहतरीन उपाय जो सुझाया गया है वो है हमारे जनसंचार के साधन। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं और लिंग समानता के बारे में लोगों को बता सकते हैं। जनसंचार के साधनों की पहुंच घर घर तक है। मैं समझता हूं देश की बहुत बड़ी जनसंख्या टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और इन जनसंचार के संसाधनों की पहुंच घर घर तक होने से जो हमारी महिलाएं हैं और उनको जागरूक करने में आसानी रहती है, क्योंकि टीवी पर जो कार्यक्रम हमारे देश के स्त्री और पुरुष देखते हैं उन टीवी के कार्यक्रमों का प्रभाव इंसान के ऊपर आवश्यक रूप से पड़ता है और उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो लोग उस पात्र की जिस करैक्टर से वो प्रभावित होते हैं उसकी वो नकल करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, दोनों के कायल हो जाते हैं उनके इस प्रभाव को देखते हुए। तो मैं समझता हूँ कि देश के नागरिकों को, महिला और पुरुषों को जागरूक करने के लिए टीवी के कार्यक्रमों को संपादित करने से पहले ऐसा बनाया जाए जो लिंग समानता पर आधारित हों। जब तक कार्यक्रम लिंग समानता पर आधारित नहीं होंगे, परंपरागत अपनी परंपराओं से हटकर नहीं होंगे, तब तक लिंग समानता नहीं आ सकती। टीवी पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं कि जिनमें महिला अगर कर्मचारी है तो पुरुष अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार की झाड़ू सफाई करना, पोंछा लगाना और कपड़े धोना और तो और अपना खाना बनाकर अपनी जो पत्नी है उसकी लिए टिफिन लंच बॉक्स तैयार करके भेजना। ऐसी भूमिकाओं के सीरियल्स, ऐसे धारावाहिक जब लोगों को दिखाए जाएंगे तो समाज में एक नई चेतना आएगी, नई जागृति आएगी और लोग उस व्यक्ति से प्रेरणा लेंगे कि उस सीरियल में ये दिखाया गया था, उस कार्यक्रम में एक मर्द अपनी औरत के लिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए खाना बनाकर तैयार करके ऑफिस भेजता है। ये बड़ी प्रेरणादायक बात दिखाई जब लोगों को जाएगी टीवी पर, तो मैं समझता हूँ लोगों में नई जागरूकता आएगी और वो महिलाओं का सम्मान शुरू कर देंगे। अपनी इंसल्ट महसूस नहीं करेंगे, अपनी उनको ये तौहीन महसूस नहीं होगी कि हमने अपनी पत्नी के कार्य किए, हमने अपने बच्चों के कार्य किए, हमने घर की झाड़ू और सफाई की, हमने घर के बर्तनों को सफाई, जूठे बर्तनों की सफाई की। इनमें उनको सहजता महसूस होनी दिखनी चाहिए। जब धारावाहिक ऐसे बनाए जाएंगे जिनमें महिलाओं को पुरुषों से हटकर भूमिकाएं दी गई हैं और पुरुषों को महिलाओं से हटकर भूमिकाएं दी गई हैं, अर्थात पुरुष जो परंपरागत कार्य करता आ रहा था अब उसको वो कार्य ना करके
महिलाओं से संबंधित कार्य करने हैं, और महिलाएं जो अपने घर की चार दीवारी के अंदर कैद थी, वो चार दीवारी से बाहर आकर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़ी हों, ऐसी भूमिकाएं उनको दी जाएं। तो जनसंचार के ये साधन ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा सकती है, और ऐसे कार्यक्रम लोगों को बताकर लिंग समानता लाई जा सकती है। क्योंकि कानून की जानकारी भी महिलाओं को दी जानी चाहिए जनसंचार के माध्यम से। जब उनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कानून उनकी मदद के लिए तैयार है, विभिन्न संगठन हैं उनकी मदद के लिए तैयार हैं, और तो और उनके लिए संविधान ने यह अधिकार प्रदान कर रखा है कि वो पुरुष के साथ समान ही हैं, तो मैं समझता हूँ लिंग समानता को लाना मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा। दूसरा है कानून। लिंग समानता लाने के लिए कानून की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर, अर्थात लड़का और लड़की होने के आधार पर, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। एक बार और रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए कि कानून हमको इस बात की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब कानून हमें ये ताकत देता है तो इस कानून की जानकारी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि कानून की ये जानकारी जन जन तक पहुँचाई जाए, जिससे लोग कानून का फायदा उठा सकें और कानून के बताए हुए मार्ग पर चल सकें। प्रशिक्षणार्थियों, आगे है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 हमें इस बात की ताकत देता है कि अगर कोई स्त्री और पुरुष समान कार्य करते हैं तो उनको समान पारिश्रमिक, समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 35 हमको ये शक्ति प्रदान करता है कि समान कार्य करने वाली स्त्री, समान कार्य करने वाला पुरुष, तो उसको वेतन भी स्त्री और पुरुष के वेतन में अंतर नहीं किया जाएगा, दोनों को समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए, और ये हमको कानून ताकत देता है। अगला है अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 हमें ये शक्ति प्रदान करता है कि कोई स्त्री है तो वो भी पुरुष के समान वोटर लिस्ट में, निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकती है। अनुच्छेद 325 हमको इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि कोई महिला होने से उसको वोटर लिस्ट से वंचित नहीं किया जा सकता, निर्वाचक नामावली में उसका नाम भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत हमारे लिए संविधान ने प्रदान की है कि एक महिला होने से निर्वाचक नामावली में उसका नाम वंचित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। ढेर सारे कानून हैं, ढेर सारे संविधान ने हमको ताकतें दी हैं जो महिलाओं को पुरुषों के समान शक्ति प्रदान करती हैं। हिंदू संपत्ति अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संपत्ति अधिनियम 1956 हमारे लिए ये शक्ति प्रदान करता है कि स्त्री भी अपने पिता की संपत्ति में से उतना ही हिस्सा ले सकती है जितना पुत्र को दिया जा रहा है।
एक पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में से वो ही हिस्सा ले सकती है जो एक पुत्र को प्रदान किया जा रहा है। उसके लिए संविधान ने ये शक्ति प्रदान कर रखी है। 1987 में एक कानून बना था और वो कानून है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अर्थात हिंदू स्त्री के विधवा हो जाने पर उसके लिए 1987 का ये कानून पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान करता है कि वो अपना विवाह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी कर सकती है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1987 ये शक्ति प्रदान करता है कि विधवाओं को भी विवाह करने की कानून ने शक्ति प्रदान की है। अब कोई भी पति की मृत्यु हो जाने पर किसी महिला को जोर जबरदस्ती या स्वयं की इच्छा से सती नहीं कर सकता, क्योंकि देश के संविधान ने ये कानून का निर्माण कर दिया है। देश के संविधान में ये कानून है कि 1987 में सती निवारक अधिनियम बनाया गया। अर्थात कोई भी पति की मृत्यु हो जाने पर महिलाओं को सती नहीं किया जा सकता, महिलाओं को जिंदा नहीं जलाया जा सकता। ये शक्ति प्रदान की। अगला कानून है समान पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए, अर्थात समान कार्य किया है तो 1976 में एक कानून बना था जो समान पारिश्रमिक करने के समान वेतन मिलेगा। समान कार्य किया है तो समान ही वेतन मिलेगा। अर्थात पुरुष ने काम किया है वही कार्य स्त्री ने किया है तो दोनों के वेतन में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों को समान वेतन प्रदान किया जाएगा। 1998 में 198 में ये 198 में भारतीय राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम बना था जो महिला और पुरुष दोनों के लिए बीमा की व्यवस्था करता है। कानून का पालन इंसान इसलिए भी करता है कि कानून का उल्लंघन करने पर उसको डर सताता रहता है, भय लगा रहता है कि उसने अगर कानून का उल्लंघन किया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए कानून की जानकारी एक महिला को एक पुरुष को समान रूप से प्रदान की जाए, और मैं समझता हूँ कानून के डर से लोग महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार शुरू कर देंगे। समाज सुधार के कार्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, अगर लिंग समानता लानी है तो लिंग समानता लाने का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है समाज सुधार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। ये लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाज सुधार के कार्यक्रम हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इनका जब नाम लेते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हमारे ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। हम ऋणी हैं ऐसे महान समाज सुधारकों के जिन्होंने देश में ये क्रांति का आगाज किया, हमारे समाज को एक नई दिशा दी, हमारे समाज को एक नई दशा दी। इन लोगों के कार्यक्रमों के द्वारा ही आज आप देखते हैं कि देश में से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय समाज सुधारक हुए हैं, वो आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं। उन्होंने ही सती प्रथा के
और विधवाओं के विवाह के लिए आवाज उठाई। सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने विचार दिए और विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया राजा राम मोहन राय जी ने। ईश्वरचंद विद्यासागर साहब जो महान समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात पर जोर दिया कि स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिक्षित किया जाए जिससे वो पुरुष के समान उठ खड़ी हों। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने ही विधवाओं के पुनर्विवाह की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा के लिए विवाह करने की आज़ादी होनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए उनको ये आज़ादी कि वो अपना विवाह, अपने जीवन को आसानी से गुजार सकें। क्योंकि जब कोई युवती विधवा हो जाती है तो उसके परिवार के सामने और उसके स्वयं के सामने एक पहाड़ जैसी जिंदगी खड़ी हो जाती है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर साहब ने इस आवाज़ को बुलंद किया कि विधवाओं के लिए पुनर्विवाह किया जाना चाहिए और स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, इन समाज सुधारकों के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाए, लोगों को जागरूक करने के लिए जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे समाज में नई क्रांति का आगाज हो और लोग महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएं और महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करना भी सीख जाएं। प्रशिक्षणार्थियों, आगे बात चलती है परस्पर सहयोग की। जब तक स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक लिंग समानता लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे देश में विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया, महिला आयोगों का गठन किया गया, महिला संगठन बनाए गए, महिलाओं के साथ मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऐसे ऐसे संगठनों का गठन किया गया जिनके माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन इन संगठनों के निर्माण करने से और इन आयोगों का गठन करने से, चाहे वो मानव अधिकार आयोग राज्य का हो, चाहे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या महिला आयोग हो या महिला संगठन हो, इनका गठन करना ही सब कुछ नहीं। जब तक राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और तो और निजी संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्थाएं जब तक सहयोग नहीं करेंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब तक जागरूकता नहीं फैलाएंगी, तब तक महिलाओं का लिए ये लिंग समानता को मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए एनजीओ को आगे आना होगा, सरकार को आगे आना होगा, अर्ध सरकारी संगठनों को आगे आना होगा, उसके बाद ही लिंग समानता लाई जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजनाओं का निर्माण करें और उनको क्रियान्वित दें। हरियाणा सरकार की देवी रूपक योजना बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है और उसको केंद्र सरकार अमल में लाने के लिए भी प्रयास कर रही है। ये ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को शक्ति प्रदान करती हैं। स्टेप नाम से एक संस्था है, सपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्टेप, सपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य एक ही है कि महिलाएं जो परंपरागत कार्य कर रही थी घर की चार दीवारी के अंतर्गत, घर की चार दीवारी में जो कैद थी महिलाएं, वो अब घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर आएं और जिन कार्यों पर पुरुष समाज का एकाधिकार था, उस एकाधिकार में आप भी शामिल हो जाएं और उनके उस कार्य के अंतर्गत खुद शामिल हों और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करें। जैसे कृषि के कार्य को करना,
डेयरी का कार्य करना, मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना, ये पुरुष समाज करता हुआ आया है। लेकिन स्टेप नामक जो संस्था है, ये सपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये महिलाओं को ताकत प्रदान करता है कि वो भी अब मुर्गी पालन का कार्य करेंगी, वो अब मछली पालना शुरू करेंगी, वो कृषि के कार्य करेंगी और वो डेयरी भी चलाएंगी। ऐसे कार्यों को करने से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़ी होंगी। मैं समझता हूं महिलाओं की जब आर्थिक मदद हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में महिलाएं आत्मविश्वास से भर जाएंगी और वो भी अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझने लगेंगी। मैं समझता हूं धीरे धीरे लिंग समानता लाई जा सकती है अगर इन कार्यों पर अमल किया जाए। महिला सशक्तिकरण, जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा, जब तक महिलाओं को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक लिंग समानता नहीं लाई जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन साहब कहते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में जो असमानताएं हैं, उस असमानताओं के 7 कारण हैं। मैं रिपीट कर देता हूं अपने शब्दों को। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात चलती है, महिलाओं को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाते हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जाते हैं, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। मेरे कह देने से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं का जागरूक होना लाजमी है। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तब तक वो सशक्त नहीं हो सकती। बात कर रहा था मैं नोबेल पुरस्कार विजेता और देश के प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन साहब को। डॉक्टर अमर्त्य सेन साहब कहते हैं कि महिला और पुरुष के बीच में जो दूरी है, महिला और पुरुष के बीच में जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं के 7 कारण हैं। नंबर 1 कहते हैं नैतिकता, उत्पत्ति क्रम। नंबर 3 बुनियादी सुविधाएं। नंबर 4 विशेष अवसर। नंबर 5 व्यवसाय। नंबर 6 प्रभुत्व। नंबर 7 पारिवारिक संबंध। प्रशिक्षणार्थियों, मैं स्पष्टीकरण दे दूं, जो अमर्त्य सेन साहब कह रहे हैं कि महिला और पुरुष में ये भेद पाया जाता है, ये असमानता पाई जाती है नैतिकता के आधार पर। अर्थात महिला और पुरुष में नैतिकता के आधार पर आपने अंतर महसूस किया है। महिलाएं नैतिकता के कार्यों में ज़्यादा विश्वास करती हैं, वो अनैतिक कार्य नहीं कर पाती। नंबर 2 उत्पत्ति क्रम। महिलाएं जो समाज को गति प्रदान करती हैं, महिलाएं जो इस परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, वो है उनका उत्पत्ति क्रम, जिसको आप नाम देते हैं, आप देखते हैं संतान उत्पत्ति का होना, और उसमें पुरुष में दोनों में अंतर पाया जाता है। बुनियादी सुविधाएं, महिलाओं को वो बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो एक पुरुष के लिए होती हैं। एक लड़की के लिए वो सुविधाएं परिवार नहीं मुहैया कराता जो एक लड़के के लिए मुहैया कराता है। लड़की के लिए परिवार के द्वारा मात्र उसके विवाह की रस्म अदायगी के लिए ही सारा धन खर्च कर दिया जाता है और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पैसा खर्च नहीं किया जाता। और तो और उनके खान पान में, उनके रहन सहन में और उनके खेलने कूदने में भी अंतर मिल जाता है। ये बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें भी महिला और पुरुष के साथ में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
महिलाओं के लिए विशेष अवसर प्रदान नहीं किए जाते, महिलाओं के लिए व्यवसाय नहीं मिलता, महिलाओं का समाज पर प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष की प्रधानता वाले समाज होने से महिलाएं अपने आप को दोयम दर्जे का मानती हैं, पुरुष प्रथम दर्जे का मानता है। महिलाएं में हीन भावना भर जाती है, क्योंकि पुरुष समाज के द्वारा उनको दोयम दर्जा या सेकंड क्लास माना गया है। पारिवारिक संबंधों का होना भी एक अंतर है, और मैं समझता हूं जब तक महिलाएं अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगी, तब तक लिंग समानता नहीं आ सकती। महिलाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, और वो गलत सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ उठ खड़ी होंगी। उस दिन लिंग समानता अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आएगी। जब तक महिलाएं गलत सामाजिक मान्यताओं का साथ देती रहेंगी, लिंग समानता नहीं आ सकती। महिलाओं को उठ खड़ा होना होगा कि वो गलत मान्यताओं के खिलाफ, गलत सामाजिक क्रियाकलापों के खिलाफ, गलत कुप्रथाओं के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। उस दिन लिंग समानता दौड़ी दौड़ी चली आएगी। प्रशिक्षणार्थियों, अभी करता हूं। मुस्लिम समुदाय, भारत में एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम समुदायों की महिलाओं का।